साथियों, केवल हरियाणा ही नहीं, देश का जो भविष्य प्यारे प्यारे बच्चों, मैं एक बात ध्यान से सुन रहा था। अभी मंच से बोला जा रहा था कि संख्या कम है। मित्रों, ट्रेंड लोगों की तो संख्या कम ही होती है, भीड़ तो अब कहीं मंजिल होती है और उसके कभी रिजल्ट नहीं आया करते भीड़ के। कि आपका एक उच्च स्तरीय डिसीजन लेने वाली भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज की संसद है आज की, और इसमें आपके ट्रेंड लोग यहां पर पहुंचे हैं, इसीलिए आप लोग इतने अनुशासित तरीके से यहां पर बैठे हैं। अन्यथा ट्रेंड लोग ना होते तो अब तक आप भी न रहते। तो इसलिए मित्रों, हमें कभी इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि संख्या कितनी है, कैसी है। हमें केवल इस बात का फर्क पड़ता है कि जो बैठे हैं वो मानसिक तौर पर यहां उपस्थित हैं या नहीं। आप फिजिकली भी और मेंटली भी यहां पर उपस्थित हैं, इसके लिए मैं आप सभी का आभार करता हूं। मित्रों, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बातें कहने का वो तात्पर्य नहीं बनता। मंच पर सभी बुद्धिजीवी साथी यहां पर उपस्थित हैं। राजकुमार जी बैठे हैं, हमारे पूर्व अधिकारी, जिनको हम देख देख के आज राजनीति के अंदर यहां तक पहुंचे। इनका राजनीतिक और सामाजिक बड़ा लंबा जीवन रहा। मित्रों, यहां पर हमारे बहुत से अध्यापक जन बैठे हैं, चौहान साहब बैठे हैं, पवार साहब बैठे हैं, राजेंद्र जी बैठे हैं, बिडलान साहब, राजेंद्र लेक्चरर बैठे हैं। तो बहुत से ऐसे इंटेलेक्चुअल सामान्य साथी यहाँ पर बैठे हैं जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, परंतु संभवतः सभी का नाम लेना संभव नहीं होगा। मैं आप लोगों को बीच में एक दो बात रख के अपनी बात का संपर्क करूंगा। मित्रों, भाई श्याम जी कुछ बातें ध्यान में लेकर आ रहे थे। यदि प्रत्येक बात को ऊपर विस्तार पूर्वक जाऊंगा तो समय काफी लग जाएगा। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने जो अपना पूरा जीवन शोषित, पीड़ित, गरीब, वंचित महिला और इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों का भला करने के लिए लगाया, हमारे कुछ साथियों ने उनका जो विराट स्वरूप होना चाहिए था, उस विराट स्वरूप को सीमित करने का काम किया। आज केवल डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का चित्र, स्टैच्यू देखकर हमें केवल ये लगता है कि ये व्यक्ति तो केवल शोषित और पीड़ित दलितों के लिए इसने काम किया। परंतु मैं आप लोगों को सामने बताना चाहता हूं, यदि देश के ऊपर सबसे बड़ा एहसान किसी व्यक्ति का है इस देश की एकता और अखंडता के लिए, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। राय साहब, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, पूरे देश के अंदर से अंग्रेजों के पांव उखड़ गए, तब उनको लगने लगा कि आज हमें देश को आजाद करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में बुलाई और उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर महात्मा गांधी जी, जो उस समय देश का प्रतिनिधित्व करते थे, बतौर डेलीगेट उस आयोजन में पहुंचे। तो वहां के अंग्रेज जो कैबिनेट थी उसने सवाल किया कि आप लोग कहते हो कि भारत की हमें आजादी चाहिए, हमारा देश आजाद करो। तब उन्होंने महात्मा गांधी जी से सवाल किया, कौन से देश की बात कर रहे हो? हमें तो ये समझ नहीं आता है कि देश है कहां। क्योंकि मित्रों, इस देश के अंदर उस समय लगभग 750 से ज्यादा रियासतें थी। जम्मू की रियासत अलग, पेशावर की रियासत अलग, पटियाला की रियासत अलग, जूनागढ़ की रियासत अलग, जयपुर की रियासत अलग, बीकानेर की रियासत अलग, हैदराबाद की रियासत अलग, भोपाल की रियासत अलग। किस किस का नाम गिनाऊं? ये देश टुकड़ों में बटा हुआ था। तब उन्होंने एक बात कही महात्मा गांधी जी से, आप कौन से देश की आजादी की बात कर रहे हैं? मैं उस समय की बात कर रहा हूं। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुई तब भारत का स्वरूप पाकिस्तान और बांग्लादेश को जोड़कर ही भारत था। उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर कितनी धर्म है, कितने उपधर्म है, कितनी जातियां और कितनी उपजातियां हैं। हर वर्ग की अपनी अपनी समस्याएं हैं। एक दूसरे को टच नहीं करना चाहता, एक दूसरे के साथ बैठकर कोई खाना नहीं खाना चाहता, एक दूसरे को विवाह शादी फंक्शन में नहीं जाना चाहता, एक दूसरे के देवी देवता की कोई मान्यता और पूजा नहीं करना चाहता। तो हम कौन से देश की आजादी की बात करते हो? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक केवल ये नहीं,
तब उन्होंने कहा था कि कंधार से लेकर चिटगांव तक हम इस देश को चाहते हैं। उन्होंने कहा हम देश को आजाद कर भी दे महात्मा गांधी जी, परंतु मुझे नहीं लगता कि आप 1-2 साल से ज्यादा इस देश को चला पाओगे, क्योंकि इन लोगों के झगड़े फसाद इतने हैं, एक दूसरे के खून के राजे रजवाड़े प्यासे हैं। इस देश के अंदर किस प्रकार के कुनबे और परिवारवाद है। तो उन्होंने कहा था कि हम इस देश को डेमोक्रेटिक तरीके से चलाना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि कौन सा डेमोक्रेटिक तरीका। उन्हें कहा था रूल्ड बाय द पीपल, रूल्ड बाय द फॉर द पीपल। और इस देश की जो कुर्सी संभालेगा वो लोगों के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति इस देश का मुखिया होगा। ये डेमोक्रेटिक स्वरूप होगा। तब उनको पेट में ये बात हजम नहीं हुई और महात्मा गांधी जी को उन्होंने कहा कि हम देश तो आजाद करा देंगे, परंतु ये ज्यादा चलने वाला नहीं। और उन्होंने अपनी चाल चल दी। मोहम्मद अली जिन्ना जी के कान में एक फूंक डाल दी कि यह देश मुसलमानों के लिए सुरक्षित नहीं है, आप अलग देश की मांग कीजिए, हम आपको अलग देश देंगे, आप वहां के प्रधानमंत्री होंगे, आप वहां के मालिक होंगे। तब उन्होंने पाकिस्तान नामक एक देश की मांग कर डाली और अंग्रेजों ने तुरंत में वो घोषणा उनकी मंजूर कर दी। अब बहुत से लोग ऐसे यहां पर उपस्थित हैं जिन लोगों ने मारकाट के जिक्र सुने हैं, जिन लोगों ने मारकाट को समझा है। दुनिया का सबसे बड़ा यदि कोई पलायन हुआ तो 1947 का पलायन। 10 लाख से ज्यादा लोगों को इधर से उधर अपने मूल निवास छोड़कर भागना पड़ा। यहाँ के लोग उधर गए, उधर के लोग इधर आए। कितना बड़ा नरसंहार हुआ दुनिया के अंदर, रूह कांप जाती है। परंतु मित्रों, उसी कालखंड के अंदर उसी समय एक फूंक डॉक्टर अंबेडकर जी के कान में भी मारी थी अंग्रेजों ने। उन्होंने कहा था कि अंबेडकर जी, जिस तालाब के अंदर कुत्ता पानी पी सकता है, कुत्ता नहा सकता है, परंतु दलित व्यक्ति उस तालाब को टच भी नहीं कर सकता, वहां से गुजर भी नहीं सकता। आपके शमशान घाट अलग है, आपके मंदिर शिवालय अलग है, आप लोगों को शिक्षा का प्रवेश शिक्षा आप ले नहीं सकते। तो इसलिए हम आपसे एक निवेदन करते हैं, मुस्लिम लीग की तर्ज पर आप अछूतिस्तान की मांग कर लो तो हम आपको भी अलग देश दे सकते। तो मित्रों, इस भारत माता के सच्चे सबूत, द सिंबल ऑफ नॉलेज, भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था कि मैं मेरे देश के लोग, मेरे अपने समाज के लोगों को इसी भारत माता की धरती पर उनके अधिकार दिलाने का काम करूंगा। मैं अलग देश की मांग नहीं रखता। मैं आप लोगों को उस बात से अवगत कराना चाहता हूं, यदि वो भी इस मांग को मान लेते, जब पाकिस्तान के बढ़ने पर कितना बड़ा नरसंहार हुआ, कितनी जनहानि हुई, कितनी धनहानि हुई, यदि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अछूतिस्तान की मांग मान लेते तो कितना बड़ा नरसंहार और दुनिया का होता, क्या आप सोच सकते हो? कितने लोगों को पलायन करना पड़ता, कितनी बहन बेटियों की असमत लुटती। उन्होंने कहा कि मैं इस देश की अखंड एकता और अखंडता के आगे मुझे कुछ भी स्वीकार नहीं है। अब ये बात हमारे समाज के लोगों को उन लोगों तक पहुंचानी चाहिए थी, परंतु पहुंचा क्या रहे? उन्होंने दलितों के लिए बहुत काम किया जी, गरीबों के लिए बहुत काम किया, शोषितों के लिए बहुत काम किया। अरे उन्होंने पूरी भारत माता के लिए काम किया। कितना बड़ा विशाल स्वरूप है, कितना दूरदृष्टा वो हमारा नेता रहा होगा, उसको हमने संकुचित करके एक कुंजे में बंद कर दिया। उनका विशाल स्वरूप लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेवारी किन लोगों की थी, बताइए जरा, किनकी थी जी? अरे बोल तो लो भाई। अब हमने उनका स्वरूप कौन सा बचा दिया? अरे मित्रों, इतना बड़ा एहसान, आज हम जिस चीज की भीख मांग रहे हैं, यदि हमें अपनी बात प्रस्तुत करने का ठीक तरीका मिल जाता, आज हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बाप दादे की प्रॉपर्टी पर सभी का अधिकार हो।
बेदी जी हमारा नेता किशन बेदी जी। जहां हम एहसान दिखा सकते थे उन लोगों को, वहां पर हम भीख मंगे की लाइन में खड़े हो गए। तो ये प्रचार प्रसार कौन करेगा? हम करेंगे ना। हमें एहसास कराना पड़ेगा, महिलाओं को यह बताना पड़ेगा कि हमारे भगवान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने आपको सम्मान दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, चाहे वो किसी जाति वर्ग के थे। परंतु मित्रों, हम तो केवल आरक्षण तक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को सीमित कर दिए। और उससे बड़ी दुर्दशा क्या हुई हमारी, मैं पिछले दिनों सत्सा के अंदर एक कार्यक्रम में बोल रहा हूं। अब दुर्दशा क्या हुई बकरास जी, मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं। देश के अंदर कृष्ण जी संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। उससे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन था नहीं। जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तो हमारे राइट भी सुरक्षित नहीं थे। अब संविधान लिखा किसने? अम्बेडकर जी ने। संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अब उससे पहले तो डिलीट की कितनी पीएचडी, कितनी पोस्ट ग्रेजुएशन, कितनी ग्रेजुएशन, किस प्रकार का इनका एजुकेशन सिस्टम रहा होगा, किस प्रकार की दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री लेके ये व्यक्ति आया। तो वो तो उस समय तो आरक्षण था नहीं। वो व्यक्ति बिना आरक्षण के पूरी दुनिया का सिंबल ऑफ नॉलेज हो गया। और हम 75 साल आरक्षण के बाद, अरे भाई ताड़ी नहीं जानी भाई, शर्माने की बात है हमारी। वो सिंबल ऑफ नॉलेज बिना आरक्षण के हो गया। और आरक्षण मिलने के 75 साल के बाद भी हम आज कहां खड़े हैं? कहां खड़े हैं? तो आरक्षण ने हमें फलने फूलने के बजाय संकुचित करने का काम कर दिया। यदि वो विकट परिस्थितियों में वो महामानव पूरी दुनिया का मार्गदर्शन कर सकता है, तो 75 साल क्या करता आरक्षण के बाद? क्या कोई आसपास हमारा कोई आदमी पहुंचा वहां तक? ये केवल वाल्मीकि समाज की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे अनुसूचित जाति वर्ग की बात कर रहा हूं। ये चिंतन करने की बात हमें करना चाहिए। सवेरे से लेकर शाम तक हायर रिजर्वेशन दवा दो जी, हायर रिजर्वेशन दवा दो जी। अरे वो बिना रिजर्वेशन के विकट परिस्थितियों में वहां पहुंच गया। और ये पूरा दलित समाज, अनुसूचित जाति समाज आरक्षण लेकर भी आज कहां खड़ा है, ये चिंता हमें करनी चाहिए। तो हम सबके सबको आज के इस पावन दिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को हमारी सबसे बड़ी पुष्पांजलि यही होगी कि उन्होंने जो हमें मार्गदर्शन दिया है उस पर हमें चिंतन मंथन करना चाहिए। अभी भाई साहब बोल रहे थे कि संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। एजुकेशन देने की जरूरत है, लेने की जरूरत नहीं है। मैं इनकी बात से सहमत हूं। परंतु मित्रों, करना कराना कुछ नहीं। संघर्ष के नाम पर केवल बयानबाजियां करनी, संघर्ष के नाम पर केवल पोस्टें डालनी, संघर्ष के नाम पर केवल अखबार में या छपना, टेलीविजन पे आना, ये हमारी नियत और नीति रहेगी। दूसरे समाजों को सारा दिन गाली देनी, समरसता का संभाव खत्म करना। बी आर अम्बेडकर जी तो पूरे देश की एक तरफ अखंडता के लिए बात की थी, किसी वर्ग विशेष के लिए बात ही नहीं की। अरे आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जितने मेरे अनुसूचित समाज के लोग बैठे हैं, आप सभी चाहते हो ना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के आगे सभी नतमस्तक हो? सभी चाहते हो ना? है? सभी चाहते हैं ना वाल्मीकि जी की लोग पूजा करें? हमारी शोभा यात्राओं में स्वर्ण समाज के लोग भी आए, चाहते हो ना? परंतु क्या कभी आपने अग्रसेन जयंती पर कोई छबील लगाई? क्या परशुराम जयंती पे कभी आपने जाकर उस कार्यक्रम में शामिल हुए? कोई 10 रुपए का होर्डिंग लगाया? नहीं लगाया। क्या सर छोटूराम जी की कभी जय करी? कभी महर्षि कश्यप जी की जय करी? ना जी ना, बस जय भीम जय भीम। क्यों भाई, तुम्हारे ऐसे कौन से लाल लग रहे हैं? वो तो आके तुम्हारे
महापुरुषों के आगे शीश नवाए और आप सभी को गाली देकर बात करोगे, सभी को अपमान करने की बात करोगे। क्या केवल परशुराम जी ने ब्राह्मण समाज के लिए सारी बातें लिखी है? क्या भगवान वाल्मीकि जी ने रामायण महाकाव्य महाग्रंथ के अंदर केवल वाल्मीकि समाज की बात की है? उन्होंने पूरी मानव जाति की बात की। क्या संत शिरोमणि रविदास जी महाराज ने किसी एक वर्ग और एक जाति के लिए काम किया? उन्होंने पूरी मानव जाति के लिए काम। मित्रों, सोच को बदलना पड़ेगा, विचारधारा को बदलना पड़ेगा। केवल मुझे अपनी सुंडी अपने पेट से अलावा कुछ नजर नहीं आता, अपना भाई भी नजर नहीं आता, अपना बहन भी, अपना बंधु भी, अपना मित्र भी, अपना रिश्तेदार भी। यदि मेरा पेट भर गया तो सारा समाज सुखी है, यदि मेरा पेट खा लिया तो सारा समाज दुखी है। ये नहीं चलेगा। हमें समरसता का भाव पैदा करना पड़ेगा। आज साथ जुड़कर आगे बढ़ने की जरूरत है। आज आतंकवादी देश की सीमाओं पर हमला करता है, देश का सैनिक ये करता है क्या? जानते वाल्मीकि भवन बाजार जानते मैं नहीं होता कहता है क्यों? सैनिक होने की ड्यूटी निभाता है। आप लोगों ने तो एक कैसेट चला रखी है, शोषण हो गया जी, मर गए जी, सत्यानाश हो गया जी। अरे जब सारा दिन मानसिकता ये रहेगी तो वातावरण दूषित नजर आता है। आप ये कहो कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे महापुरुषों ने जो मार्गदर्शन दिया है उसी मार्गदर्शन पर हम आगे बढ़ने का काम करेंगे, सर्व समाज को साथ लेकर आगे बढ़ने का काम करेंगे। ये जो दीवारें खड़ी कर करके अब आज स्थिति क्या पैदा होगी? वो दूषित मानसिकता ने पहले सवर्ण समाज को गाली देनी सिखाई, फिर अब दलितों में भी दलितों को गाली देनी सिखा रहे हैं, और उससे आगे अब क्या आगे कि वो जो कहते हैं मकराक्ष जी का जो कार्यक्रम है, हमारे कार्यक्रम को वाल्मीकि लड़ रहे आज। हमारे कार्यक्रम को फेल करने के लिए मकराक्ष जी ने काम कर दिया। आज वो सबसे बड़े विरोधी और दुश्मन आप लोगों के भी आपस में बढ़ गए। और तो और मैं एक पोस्ट देख रहा था, एक खजाना तो और कमाल कर दिया। डीएससी समाज का कार्यक्रम फेल करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने जन संवाद कार्यक्रम शुरू कर दिया। अब मुख्यमंत्री जी उनसे पूछ के कार्यक्रम करेंगे कि मैंने कार्यक्रम करूं या मेरे बाप ना करूं। ये कोई विषय है क्या? कहां तक संकुचित होते जाओगे, कहां तक सीमित हो जाओगे आप लोग? अरे मित्रों, विराट स्वरूप की जरूरत है, विशाल स्वरूप की जरूरत है। संकुचित और मानसिकता, छोटी सोच नहीं होनी चाहिए। यदि टुकड़े करने में इतना मजा होता तो देश के संविधान में एकता और अखंडता का शब्द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ना डाले। आप तो अम्बेडकर जी को ही रास्ता बोल रहे हैं, उनका बताया रास्ता बोल रहे हैं। कौन सी सोच पे चल दिया आप लोग? कहां जाकर रुकेगा समाज? ज्यादा दिन नहीं चलेगी समाज का। अलग थलग पड़ जाओगे, और जब अलग थलग पड़ जाओगे आपकी आने वाली पीढ़ियों की क्या स्थिति होगी उसकी आप सोच भी नहीं रहे हो। उधर बढ़ने की कोशिश करो, आने वाली पीढ़ियों की मानसिकता दूषित मत करो। जब उनको हम बताएंगे ना सर्व समाज एक है और उसी में से हमने रास्ता निकालना है। अब मित्रों, यदि रिजर्वेशन की बात की जाए तो फिर तो कृष्ण बेदी जी को घर होना चाहिए। मैं तो जनरल की सीट है, मुख्यमंत्री जी ने सलाहकार बना रखा है भाई, वहां तो कोई रिजर्वेशन नहीं है, है? क्या है? तुमने उनके अधिकारों पे क्यों डाका मारा? अधिकारों पर तो डाका मार रहे हो। ये नहीं चलेगा समाज के अंदर। अच्छी सोच को लेकर अपनी अच्छी प्रस्तुति दो। आप अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी वाणी को, अपने विचार को, अपनी सोच को, अपनी थिंकिंग को, अपने थॉट्स को इतना विशाल कर दो कि कौन सा लोग डायलॉग बोले, खुदी को कर बुलंद इतना की हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी। ये हालात पैदा करने पड़ेंगे अपनी क्वालिटी पे, अपनी पर्सनैलिटी पे, अपने विचार पे, अपनी सोच पर। अंतिम बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मित्रों, बड़े दुख के साथ ये बात कह रहा हूं, मैं 9 साल से सरकार के सिस्टम में नहीं हूं। तो सिस्टम में होता आदमी, ठीक है, रूटीन का काम है मेरा। तो मैं उस सरकार के बड़े महत्वपूर्ण जगह अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं। एज ए मिनिस्टर भी मैंने निभाई है और एज ए पॉलिटिकल एडवाइजर भी। आज मेरिट की कीमत है।
यदि आप मेरिट पे हो, आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। इससे बड़ा दुख क्या है मेरे को, मैं 9 साल से सिस्टम में हूं, मेरे पास एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए सिर्फ एक व्यक्ति मिला, एक, और उसने लोन कितने का मांग गया, 10 लाख। एक आदमी भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, लोन के लिए, कोई कारोबार करने के लिए मुझे नहीं मिला। वाल्मीकि की तो बात छोड़ दो, मतलब तो चुमार भी नहीं मिला। हर आदमी डीसी रेट पला दो जी, डीसी रेट पला दो जी, डीसी रेट पला दो जी, इसके आगे जाते ही नहीं। मित्रों, हमें रोजगार जनरेट करने वाले टीम में आना चाहिए। हमें कुछ ऐसे इनोवेटिव काम की तरफ हमारे संगठनों को, सामाजिक सोच के लोगों को जाना चाहिए। आप एक व्यक्ति यदि रोजगार खड़ा कर दे, 200-400 लोगों को रोजगार दे सकता है, और जब वो रोजगार बढ़िया हो जाएगा, फिर ऐसे कार्यक्रम करने के लिए मकरास जी को कहीं चंदा पर्ची काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही सेठ अपने समाज को उसमें ले करेगी। आज स्थिति क्या है, अब कृष्ण बेदी भी एक हो गया, कृष्ण कुमार जी हमारे अधिकारी भी एक हो गए, राय साहब भी एक हो गए। अरे छोटी छोटी तनख्वाहें, उनमें क्या क्या बांटना भाई, इसे समाज के अंदर सेठ पैदा करने की जरूरत है। और भाई, नौकरी देने का तो व्योत नहीं है मेरा, परंतु आप लोगों को सेठ बनाने का व्योत है, वो चाबी मेरे पास है। जो आदमी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ेगा, मैं उसका साथ। नौकरी इतनी रहनी है, कोई भी सरकार आ जाए, वो एक लिमिटेड एक वो सिस्टम बड़ा, वो उससे बाहर जा नहीं सकती कोई भी सरकार। यही 2-2.5-3 लाख एम्प्लॉयज रहेंगे, उसमें से घटते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, वो परिस्थिति ये रहेगी। उसमें से आप कितना शेयर ले पाओगे, वो आपने तो अपने आप को 20% में वैसे सीमित कर लिया, 20% जाके आप जा ही नहीं रहे। हमारे 2 लाख रोजगार हैं या 3 लाख रोजगार हैं, तो 20% के हिसाब से कितने हिस्सा बना जरा आप थोड़ा, मैं ठीक आपका मेरा कमजोर है, 60,000 कितना हिस्सा बना अपना, 20% है 40,000, 3 लाख में से 60,000 60,000 नौकरी टोटल अपने हिस्से में आते हैं 80 समाज के। अब 60,000 में से आप कितनी आपके हिस्से में है, वो आप सोच लो। नहीं समझ रहे, लाइन और सोच और टाइम के अनुसार बदलना पड़ेगा। मैं तो हैरान इस बात से हूं, राय साहब माइंड मत कर जाना, हमारे जो अधिकारी हो रहे वो भी नहीं कोई सोचते। रिटायरमेंट के बाद मखा बोलो भाई साहब क्या कर रहे हो, क्या कुछ नहीं भाई साहब, ठाठ हो रहे, पेंशन ले रहे, मजे हो रहे। उन लोगों के रिटायर्ड पर्सन जाके कोई ना कोई कारोबार करते हैं, समाज को कोई ना कोई मार्गदर्शन देते हैं, हमारे रिटायर्ड पर्सन भी बस मजे ही ले रहे हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ हमारे लोगों को बढ़ना पड़ेगा, संसाधन तैयार करने पड़ेंगे। यदि आपके पास एसेट्स नहीं होंगे तो आप तरक्की की दौड़ में पिछड़ जाओगे। दूसरी बात मित्रों, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो करने का मौका मिला समाज के लिए। समस्या एक है, पे टू सोसाइटी। आप किसी लेवल पे पहुंच गए, किसी सतर पे पहुंच गए, आप सोसाइटी को क्या दे रहे हो, ये मानसिकता होनी चाहिए ना। जब मेरे को ताकत मिली आप लोगों के आशीर्वाद से, मंत्री हुआ, तो पहली बार पूरे दुनिया के अंदर, पूरे भारत के अंदर कहीं वाल्मीकि जी के नाम पर आंगनवाड़ी भी नहीं है। आपके हरियाणा के अंदर भगवान वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी बनवाने का काम। पहली बार हरियाणा प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की स्थिति क्या है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, उनका शैक्षणिक स्तर क्या है, उसको स्टडी करने के लिए सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया। और आयोग के अंदर ये लाइन डलवा दी कि इसका जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और मेंबर जो होंगे वो 100% वाल्मीकि समाज के होंगे, सफाई कर्मी समाज के। ऐसे आयोग का गठन किया तो हमारी सरकार ने पंडित भगवत दयाल मेडिकल यूनिवर्सिटी रोहतक के अंदर आज तक कभी एमडी के लिए रिजर्वेशन नहीं थी, 2018 में लाने का काम किया था हमने। सी और डी ग्रुप के लिए तो प्रमोशन थी, परंतु एससी अधिकारियों और कर्मचारियों को ग्रुप बी और ग्रुप ए में रिजर्वेशन नहीं मिलती थी, उसकी अनाउंसमेंट हमने। मित्रों, 7.5 साल से पीड़ित लोग मिर्चपुर कांड के, उनको
विस्थापित करने का काम किया तो हमने किया, हमारी सरकार ने किया। लोगों ने उसको चुनावी मुद्दा तो बनाया, वोट बैंक का मुद्दा तो बनाया, परंतु उनके जख्म पर किसी ने मरहम लगाने का काम नहीं किया, और मरहम लगाने का काम किया तुमने। मित्रों, भगवान वाल्मीकि जयंती, संत शिरोमणि रविदास जयंती, संत शिरोमणि कबीर जयंती, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की जयंती सरकारी खर्चे पर मनेगी, इसकी व्यवस्था की तो हमने। बहुत से लोग सवाल करते हैं क्या करा बेदी ने क्या करा। मित्रों, करने को तो बहुत कुछ है, कर तो वो भी नहीं सके जिनकी 4 पीढ़ियां सरकार के अंदर है। ज्यादातर मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के जाट वर्ग के रहे हैं, चाहे चौधरी देवीलाल का परिवार हो, चाहे बंसीलाल जी का हो, चाहे हुड्डा जी का हो, चाहे मास्टर हुकुम सिंह जी का हो। क्या सारे जाट है काया पलट होगी पैरा में फिट के जूते पड़े भाई। और मैं तो 5 साल राज्य मंत्री था भाई, मार तो के भी था, मैं क्या कर सकूंगा। परंतु उनके लोग 100 साल के राज के अंदर भी अपने आदि पर उंगली उठाते, हमारे वाले ने 5 साल के अंदर ही तो का घेर दिया भाई, तो जिन्हें आराम करेंगे। तो इस बात को सोचना पड़ेगा, हमें कोई और कम मार रहे हैं, अपने ज्यादा मार रहे हैं, इसलिए मानसिकता बदलो। तो मकराक्षी बोल रहे थे, हमें अपनों के लिए लड़ना है, अपनों से नहीं लड़ना है। जब तक ये मानसिकता नहीं होगी, चाहे जितनी मर्जी आप डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जयंती मना लो, जितनी मर्जी वाल्मीकि भगवान जी की शोभा यात्राएं निकाल लो, उसका कोई आउटपुट निकलने वाला नहीं है। आज 500-400 लोग आप यहाँ पर बैठे हैं, 500-400 लोग कहीं और बैठे होंगे, ऐसे टुकड़ों में बट के आप लोग अपने एनर्जी और पैसा व्यर्थ करते रहो, आउटपुट नहीं आएगा। पहले मानसिकता बदलो, फिर कार्यक्रमों की तरफ जाओ। अब कार्यक्रम करोगे तब वो रिजल्ट आएगा। मानसिकता बदल रही। अब समस्या क्या हो गई है, मैं किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा, ये बात मेरे ऊपर भी लागू होती है। जो कर्मचारी है वही एमएलए बनेगा, वही वाल्मीकि मंदिर का प्रधान बनेगा, वही संस्थाओं का प्रधान बनेगा। क्यों भाई? जो प्रधान सामाजिक काम करने वाले हो, समाज का काम करो। जो नौकरी पैसे वाले नौकरी करो, जिनको राजनीति करनी हो राजनीति करो, जिनको सभा का प्रधान बनना हो सभा का प्रधान। हार्ट बर्निंग समाज के बीच में तभी होती है, सारी चीजों में एक ही आदमी हाथ डालेगा तो समाज में हार्ट बर्निंग होती है। तो उसकी शुरुआत मैं कल परसों एक मीटिंग में था, एक व्यक्ति ने बड़ी कृष्ण जी बड़ी मजेदार बात की, कहता भाई सारे देश का ठेका लेने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा फिर? कहते जी जहां आप खड़े हो ना, अपने हिस्से का ही बार को सोच कर लो, फिर ही ठीक रहेगा, बाकी छोड़ दो, आप दूसरा क्या कर रहे क्या नहीं। हम अपने आप को शुरुआत करेंगे, हम अपने आप को बदलने की शुरुआत करते हैं, बाकी लोग अपने आप बदलाव की तरफ बढ़ेंगे। आप सभी को एक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आयोजन समिति के सभी साथियों का मैं दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। समय का अभाव था, आज सुबह ही तुरंत हमारे मुख्यमंत्री जी का जनसंवाद के कार्यक्रम हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर है, तो मैं अभी तुरंत आपके बीच में से इजाजत लेकर जाने की इच्छा है। आप सभी बहुत ध्यानपूर्वक अनुशासन क्रिय तरीके से इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। आप सभी का अभिवादन करते हुए, आप सभी का अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम, जय भीम, जय भारत।